हाय एवरीवन, जैसा कि आपको मालूम है कि एचपी एलाइड सर्विस का एग्जाम इन द कमिंग 2 मंथ होने वाला है। बिकॉज ये पॉसिबिलिटी ये बताई जा रही है कि इलेक्शन से पहले जो जनरल इलेक्शन होने हैं उससे पहले ही एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो उसके ओरिएंटेड हमारी आज से एक शुरुआत है कि हम जो है इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज हम एचपी एलाइड सर्विसेज 2019 के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। बिकॉज ज्यादातर ये देखा गया है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सही से स्टडी करते हो तो आपकी पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो आपकी जो तैयारी है उस बेस पे होनी चाहिए कि भाई प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। तो लास्ट टाइम जब एचपीएल एलाइड सर्विस का एग्जाम हुआ था तो 2019 में हुआ था। तो उसके ओरिएंटेड हम आपके लिए ये सीरीज लाए हैं। आज हम पॉलिटी के ओरिएंटेड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं कि पॉलिटी के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पॉलिटी का पूछा गया है कि विच नॉर्थ ईस्ट इंडियन बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी रिसीव द स्टेटस ऑफ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडियन बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी ऐसी पहली पॉलिटिकल पार्टी बनी है जिसको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस मिला है। ऑप्शन दिए थे नेशनल पीपल्स पार्टी, आसाम ग्राम परिषद, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑब्वियसली नेशनल पीपल्स पार्टी था, जो कि मेघालय की एक स्टेट पार्टी है। तो यहाँ पे इसको जो है नेशनल लेवल की पार्टी का डिक्लेरेशन किया गया था। और यहाँ पे आज की डेट में अगर बात करें तो 6 ऐसी नेशनल पार्टी है इंडिया में। इसमें आईएनसी आती है, ऑब्वियसली ओल्डेस्ट पार्टी है, फॉलोड बाय बीजेपी एंड सीपीआईएम। सीपीआईएम 1964 में फॉर्म हुई थी। बीएसपी की अगर बात करें, बहुजन समाज पार्टी, मायावती जी की पार्टी है ये। इसके बाद नेशनल पीपल पार्टी, जैसा मैंने कहा, पीए संगमा जी की पार्टी है। एंड मेघालय में ये से मतलब एक फाउंडेशन है, स्टेट पार्टी मेघालय की है। उसके बाद नेशनल पार्टी बन चुकी है ये। बिकॉज इसकी जो अलायंसेज है, आसाम में इसकी अलायंस है, मतलब बीजेपी के साथ अलायंस है। अगर बात करें सिक्किम, नागालैंड और मेघालय अलोंग विद आसाम, तो इनकी अलायंसेज जो है डेमोक्रेटिक पार्टी, जो नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी है बीजेपी की अलायंस, तो उसके साथ जो है इसकी भी अलायंस है। इसके साथ साथ आपकी अगर बात करें तो इसको भी नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है। यहाँ पे नेशनल पार्टी की कुछ कंडीशंस दी हुई है कि नेशनल पार्टी कौन सी होती है। तो उनको 3 बेस पे नेशनल पार्टी डिक्लेयर करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पहले जो उसका स्टैंडर्ड है कि वो जो है 6% वैलिड वोट जो पोल्ड हुए हैं, चाहे स्टेट विधानसभा की बात करें चाहे लोकसभा की बात करें, 6% वैलिड वोट होने चाहिए। कहाँ से? 4 स्टेट से एटलीस्ट। उससे ज्यादा स्टेट भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट 4 तो होनी ही चाहिए। इसके साथ साथ इन एडिशन टू दिस, यहाँ पे 4 सीटें, मिनिमम 4 सीटें लोकसभा की जीतनी चाहिए उस पार्टी ने। किसी एक स्टेट से भी हो सकती है और वो उससे ज्यादा स्टेट से भी हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये बताई गई है कि यहाँ पे एटलीस्ट 2% वोट जो है लोकसभा में उस पॉलिटिकल पार्टी ने जीतने चाहिए। वो जो है 2% वोट कहाँ से आने चाहिए? वो भी एटलीस्ट 3 स्टेट से आने चाहिए। लोकसभा की बात हो रही है। एंड द थर्ड कंडीशन जो है, ये जो है स्टेट पार्टी हो सकती है 4 स्टेट में, तब इसको जो है नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। बिकॉज उस टाइम पे रिसेंटली बनी थी ये पॉलिटिकल पार्टीज एज ए नेशनल पार्टी, इस वजह से ये न्यूज में थी। और यहाँ पे इसके पूछने के आसार उस टाइम पे बहुत ज्यादा थे। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन इसको जो है क्वेश्चन को पूछा गया है डायरेक्टली आपसे कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कौन सी बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी फाउंडेशन भी आपको पता होनी चाहिए कि नेशनल पार्टी का दर्जा दिया किसे जाता है और आज की डेट में इंडिया में कौन सी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है। इसी तरीके से वेरिएशन होती है स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज में भी, उसकी भी कुछ कंडीशन है जो इलेक्शन कमीशन लिस्ट डाउन करता है। उनके रिगार्डिंग भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ट्रांसफर द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट। यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स मेंशन है, कुछ संशोधन मेंशन है संविधान में। और उसमें कहा गया है कि किस अमेंडमेंट में ये बताया गया, ये जो एजुकेशन का मुद्दा है उसको स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। हमारी जो शेड्यूल्स बनी है 12 शेड्यूल, उस 12 शेड्यूल में से एक शेड्यूल जो है मेंशन करती है सब्जेक्ट का डिवीजन। जो 7th शेड्यूल है उसमें सब्जेक्ट का डिवीजन है कि यहाँ पे स्टेट यूनियन लेवल के सब्जेक्ट भी है, स्टेट लेवल के सब्जेक्ट भी है, कंकरेंट लेवल के सब्जेक्ट भी है, जहाँ पे दोनों ही लॉ बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एजुकेशन किस लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में है, कंकरेंट लिस्ट में है या फिर यूनियन लिस्ट में है। यहाँ पे बताया गया कि स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन को डाला गया। लेकिन अमेंडमेंट कौन सी है, संशोधन कौन सा है? आपको कुछ अमेंडमेंट, कुछ संशोधन जो है बिल्कुल पता होनी चाहिए। बिकॉज एग्जाम में रिपीट होते हैं संशोधन। मैंने ये देखा है कि एग्जाम में जो है बहुत सारे जो अमेंडमेंट है उनको रिपीट किया गया है। जैसे जो 7th अमेंडमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 23rd अमेंडमेंट कईयों बार पूछा जाता है। सेम इज द केस 21st अमेंडमेंट और 26th अमेंडमेंट।
36 अमेंडमेंट, 42 अमेंडमेंट जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, 44 अमेंडमेंट, फॉलोड बाय 52 अमेंडमेंट, 61 अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, इसी तरीके से 86 अमेंडमेंट एंड 91 अमेंडमेंट। और जो अभी रिसेंटली अमेंडमेंट्स हुई है जैसे 100 अमेंडमेंट, 100 के ऑनवर्ड जितनी भी अमेंडमेंट है, जितनी भी संशोधन है हमारे संविधान में, वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैक्सिमम क्वेश्चन, चाहे एचएस का एग्जाम हो, एलाइड का एग्जाम हो, नायब तहसीलदार का एग्जाम हो, क्वेश्चन इन्हीं अमेंडमेंट के अराउंड बनते हैं, अगर अमेंडमेंट से क्वेश्चन बन रहा है तो। इसी तरीके से पूछा है कि एजुकेशन किस लिस्ट में जो है, जो अगर कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर हुई है तो किस अमेंडमेंट के तहत हुई है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या था, दैट इज 42nd अमेंडमेंट के तहत। अगर यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट की बात करें तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज बहुत सारे संशोधन लाए थे। उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी और इन्होंने बहुत सारे संशोधन लाए थे उसमें, संविधान में। तो इसमें क्या क्या संशोधन लाए थे, क्या क्या चेंजेस लाए थे। सबसे पहला जो प्रेम्बल है हमारा, जो हमारा प्रेम्बल है उसमें कुछ शब्द एडिशन की थी, जैसे यहाँ पे सोशलिस्ट स्टेट बनाया गया था इंडिया को, इसी तरीके से सेक्युलर स्टेट बताया गया था इंडिया को, इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किया था उसमें। इसी तरीके से जो 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल के 5 सब्जेक्ट को ट्रांसफर किया था कंकरेंट लिस्ट में। जैसा मैंने कहा कि एजुकेशन भी उसमें से एक सब्जेक्ट था, फॉलोड बाय फॉरेस्ट, बेट एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो इस प्रकार के 5 सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाला गया था। इसके साथ साथ 51st जो 51 ए है हमारा, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड की थी, उस कमेटी की रिकमेंडेशन को यहाँ पे अपहेल्ड किया गया और सबसे पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान में जोड़ा गया इस आर्टिकल के तहत। किसके थ्रू, दैट इज 42nd अमेंडमेंट। इसके साथ साथ पार्लियामेंट में कुछ चेंजेस लाए गए कि प्रेसिडेंट को अब जो है, जो एडवाइस देगा, कैबिनेट जो एडवाइस देगी प्रेसिडेंट को, वो उसको माननी ही पड़ेगी। तो ये भी कहा गया इस अमेंडमेंट के थ्रू। इसके साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जो है सुप्रीमसी दी गई, गिवन प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट। ऐसा कहा गया कि अगर इस पे कोई लॉ बनाता है, अगर कोई पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रिगार्डिंग, तो उसको इस बात पे चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। और इसके लिए जो है जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है ना कोर्ट की, उसको भी हटा दिया गया एक तरीके से। तो यहाँ पे ये चेंजेस भी लाए गए। बाद में ऑब्वियसली इसको ओवररूल किया गया मिनर्वा मिल्क केस में, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये चेंजेस लाए गए। इसी तरीके से जुडिशियल पावर की अगर बात करें, हाई कोर्ट के जुडिशियल पावर को कर्टेल किया गया, जो जो जुडिशियल रिव्यू की जो हाई कोर्ट की पावर थी उसको कर्टेल किया गया। इसके साथ साथ एक आर्टिकल यहाँ पे, आर्टिकल 323A, दैट इज 323A एंड 323B को जोड़ा गया, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और दूसरे जो ट्रिब्यूनल्स है उनके रिगार्डिंग यहाँ पे मेजर्स बताए गए कि उनके ऐसे कोई ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश किए जाएंगे। एंड डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, उसमें 4 नए आर्टिकल जोड़े गए। पहला है आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A बात करता है उनके रिगार्डिंग जो चाइल्ड है, उनकी अर्ली चाइल्डहुड केयर की, एक तरीके से जो चाइल्ड नरिशमेंट की बात करें तो मतलब चाइल्ड के रिगार्डिंग बात कर रहा है। अर्ली चाइल्डहुड केयर तो ऐसे 45 आर्टिकल है, लेकिन जो चिल्ड्रन के रिगार्डिंग आर्टिकल वो ये भी है, उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग। इसी तरीके से 39A किसकी बात कर रहा है, एक फ्री लीगल एडवाइस की बात कर रहा है। इसी तरीके से आर्टिकल 43A यहाँ पे जो है, जो मजदूर है, जो लेबर क्लास है, उनकी राइट्स की बात कर रहा है। इसी के तरीके से जो है 48A को जोड़ा गया, जो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करता है, जो हमारे सराउंडिंग में। ठीक है, तो हमारे को ये जो है डीपीएस भी जोड़े गए किसके थ्रू, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। तो इसलिए इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू इलेक्टोरल बॉन्ड। आजकल इलेक्टोरल बॉन्ड काफी न्यूज में चल रहा है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक फैसला दिया था इलेक्टोरल बॉन्ड केस में, कि वो जो सरकार जो है इलेक्टोरल बॉन्ड का जो ये मुद्दा है, इसमें जो है सरकार के खिलाफ था वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का। तो अभी भी न्यूज में चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड, तो पॉसिबिलिटी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के अराउंड जो है क्वेश्चन अभी भी बने आपके लिए। तो यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड का क्वेश्चन आ चुका है 2019 में। इसमें क्या पूछा था, इसमें जो है उसकी कुछ यहाँ पे फीचर्स मेंशन थे कि भाई ओनली दोज पॉलिटिकल पार्टीज आर एलिजिबल टू रिसीव इलेक्टोरल बॉन्ड व्हिच हैव रिसीव्ड एट लीस्ट 1% वोट इन द प्रीवियस लोकसभा इलेक्शन। सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टी एलिजिबल है इसके लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए, जिन्होंने 1% सीट, 1% वोट तो जीते होंगे किसमें, लोकसभा इलेक्शन में, प्रीवियस लोकसभा इलेक्शन में। दूसरी कंडीशन बताइए कि स्टेट, अगर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई है, सिर्फ यही बैंक है जिसको ऑथराइज्ड है, जहां पे इलेक्टोरल बॉन्ड इशू कर सकता है ये बैंक, बाकी कोई बैंक नहीं है इंडिया में। इसके साथ साथ इलेक्टोरल बॉन्ड वुड ब्रिंग और रिडक्शन इन द कैश डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। ये स्टेटमेंट बोल रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जो है, जो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन मिलती है वो जो है रिड्यूस हो जाएगी। और डी क्या बोल रही है, इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ वैलिडिटी,
जो पीरियड है उसके एक्सपायरी के बाद भी पॉलिटिकल पार्टी कैन ऑब्टेन पेमेंट अपॉन सबमिशन ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड। तो पॉलिटिकल पार्टीज को जो है पेमेंट उसके बाद भी चालू ही रहेगी, मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर बात करें इस स्टेटमेंट की, जो स्टेटमेंट नंबर 3 है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से जो पॉलिटिकल पार्टी की जो पेमेंट है वो रिड्यूस हो जाएगी, एक तरीके डोनेशन, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट गलत है, पूछा भी गलत ही था। अभी क्योंकि ये मुद्दा अभी न्यूज में है, अभी न्यूज में क्यों है, बिकॉज इन जो पॉलिटिकल पार्टी है जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, स्पेशली अगर बीजेपी की बात करें तो यहाँ पे इनको इतनी ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पैसा आया है कि यहाँ पे जो डाटा है, डाटा क्या बोल रहा है कि 2017 से और 18 के 18 से लेकर 2022 2023 में अगर इन 5 सालों की बात करें तो बीजेपी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू कितना पैसा आया है, दैट इज 6,566 करोड़, जो कि बहुत ज्यादा मनी है। और अगर आप कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस को भी 1123 करोड़ रुपीज आए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, एक तरीके से मतलब ये हाइडन मनी है कि हिडन मनी है कि भाई लोगों को पता नहीं होता कि कौन डोनेट कर रहा है ये मनी, ना ही ये रिवील होता है, ठीक है, ना ही उस डोनर का नाम रिवील होता है। और यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को एक तरीके से इलीगल फंडिंग भी आती है इसमें। तो इस वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन किया है इसको, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को, अभी रिसेंटली। इस वजह से न्यूज में भी चल रहा है कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। तो आपको पता होना चाहिए इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, एक तरह की पेमेंट है जो कि जो अननोन इंडिविजुअल्स, जो कि देश लेवल पे भी और विदेश से भी जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रहे हैं, और उस पॉलिटिकल पार्टी को ऑब्वियसली वो पॉलिटिकल पार्टी, जैसे अगर आप बीजेपी की बात करें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है आज की डेट में, तो ऑब्वियसली उसके पास सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू मनी आया है। तो इस वजह से जो है इसको, अभी ये मुद्दा काफी न्यूज में रहा था बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन किया है और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन जो है इस बार भी बनने के आसार है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द नेम ऑफ स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल डिटेल। इसमें से कौन सी शेड्यूल, जैसे मैंने कहा कि 12 शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें से 4 शेड्यूल यहाँ पे मेंशन है, ऑब्वियसली इजियर साइड में क्वेश्चन था ये कि इसमें से किस में जो है स्टेट और देयर टेरिटोरियल डिटेल मेंशन है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर तो पहला होना था, यहाँ पे ऑप्शन दिए है सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या है, दैट इज बी। अगर आप सेकंड की बात करें, सेकंड में क्या है, सेकंड में मेंशन क्या है, उनकी पावर के रिगार्डिंग, जो ये डिफरेंट बॉडीज है, जैसे अगर आप बात करें स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, राज्यसभा, लोकसभा, या फिर इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, हाई कोर्ट के जजेस है, तो इनकी पावर और सैलरी मेंशन है। थर्ड में क्या मेंशन है, ओथ, जो ये शपथ लेते हैं। फोर्थ में क्या मेंशन है, राज्यसभा में जो एमपी है उनकी मतलब काउंट की, स्टेट, किसी स्टेट से, भिन्न भिन्न स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से कितने एमपी है राज्यसभा में, तो उनकी जो काउंटिंग एक तरीके से, जैसे सबसे ज्यादा कहाँ से है, दैट इज यूपी। तो इस तरीके से जो काउंटिंग है एक तरीके से, जो उस किस में मेंशन है, दैट इज फोर्थ शेड्यूल। इस प्रकार से 4 शेड्यूल पूछी थी। टोटल शेड्यूल जो है कितनी है, दैट इज 12। जो 11th और 12th शेड्यूल है ये बाद में ऐड की गई है, इवन 9th 10th ये भी बाद में ऐड की गई है। ओरिजिनली जो कितनी थी कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज 8। और अगर आप 9th की बात करें, 9th को ऐड किया गया है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, एंड 10th को ऐड किया गया है 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। और 10th तो अभी भी न्यूज में रहती है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ, उसके रेफरेंस में न्यूज में रहती है। 9th इसलिए न्यूज में रहती है बिकॉज यहाँ पे पहले क्या होता था, जो सब्जेक्ट इस लिस्ट में डालते थे, इस शेड्यूल में डालते थे, उसको जो है एक तरीके से एक जगह मिल जाती थी जुडिशियल रिव्यू से बचने की। लेकिन 2007 के बाद अब वो सब्जेक्ट भी जो इस लिस्ट में डाले जाएंगे, जो सब्जेक्ट इस लिस्ट में डाले जाएंगे, चाहे पार्लियामेंट डालेगी चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर डालेगा, वो जो है जुडिशियल रिव्यू से हाइड नहीं रहेंगे, मतलब उस पर भी जुडिशियल रिव्यू लाया जा सकता है, ऐसा कहा गया 2007 के बाद। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 9th शेड्यूल में उस वैसे एक्ट्स मेंशन है, वैसे रेगुलेशन मेंशन है। और 11th और 12th शेड्यूल जो कि पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी से डील कर रही है, इससे पहले की शेड्यूल जो मेंशन है कि 8th शेड्यूल में क्या है, दैट इज ऑफिशियल लैंग्वेजेस। इंडिया में 22 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेजेस माना गया है। इसके साथ साथ 7th शेड्यूल, जैसे मैंने कहा, 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट मेंशन है। जो 5th एंड 6th शेड्यूल है, ये ट्राइबल एरिया की बात कर रहा है, शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है। 6th शेड्यूल स्पेशली जो है 4 स्टेट की बात करता है, जिसमें आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। इन ट्राइबल एरियाज के स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल एंड लॉ की बात कर रहा है कि किस तरीके से एक कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किया जाए यहाँ पे जो ट्राइबल्स है, पर्टिकुलरली इन 4 स्टेट में, उसकी बात जो है 6 शेड्यूल में मेंशन की हुई है। तो ये जो है शेड्यूल्स है, इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा था, तो पॉसिबिलिटी की अभी भी इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, तो ये जो है शेड्यूल्स आपको याद होनी चाहिए डायरेक्टली कि भाई है क्या इसमें मेंशन लिखा हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स इट वुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन टू सेफगार्ड द स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस।
अगेन ये जो है कहा कह रहा है कि ये जो है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि स्टेट को जो है एक्सटर्नल थ्रेट से बचाना, बाहर के खतरे से बचाना, और इंटरनल डिस्टर्बेंस, अगर कोई स्टेट के अंदर डिस्टर्बेंस हो रहा है तो वहां से जो है उसको बचाना, एक तरीके से शांति लाना स्टेट के अंदर। ये कौन सा आर्टिकल कह रहा है, यहाँ पे आर्टिकल मेंशन है इमरजेंसी के आर्टिकल। इमरजेंसी जो है किस पार्ट में, पार्ट 18 में, पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उस पार्ट में जो है 352 से लेकर 360 तक इमरजेंसी के आर्टिकल मेंशन है। इसमें से भी तीन आर्टिकल जो है ज्यादातर बच्चों को पता होते हैं, दैट इज 352, 356 एंड 360। 352 में जो है जो नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा है, 356 किसकी बात कर रहा है, दैट इज स्टेट इमरजेंसी, एंड 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये आर्टिकल जनरली बच्चों को पता होते हैं। और ये जो स्टेटमेंट पूछी थी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट थी, तो ज्यादातर बच्चों ने जो टिक किया था एग्जाम में उस टाइम पे वो सी ऑप्शन टिक किया था कि आर्टिकल 352 कह रहा है इसके बारे में, जो नेशनल लेवल की जो इमरजेंसी है। लेकिन ये आर्टिकल जो है 356 है, 355 है इसका आंसर, बिकॉज यहाँ पे 355 ये बात बताता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनियन की होगी, वो स्टेट को बचाए, चाहे वो एक्सटर्नल थ्रेट हो चाहे इंटरनल डिस्टर्बेंस हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये तीन तो याद रखने ही है जो मैंने कहा है, 352, 356 एंड 360। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी इमरजेंसी के रिगार्डिंग, जिसमें 355 भी आता है, और दो और आर्टिकल आते हैं जिनके रिगार्डिंग क्वेश्चन बनते हैं, दैट इज 358 एंड 359। अगर आप 358 की बात करें, 358 में जो है जो फंडामेंटल राइट है ना हमारे आर्टिकल 19 के अंदर, आर्टिकल 19 के अंदर फंडामेंटल राइट वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है इन केस नेशनल इमरजेंसी घोषित होगी। इन केस आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी घोषित होगी तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। इसी तरीके से आर्टिकल 359 ये बोलता है कि इन केस नेशनल इमरजेंसी घोषित हो जाए, यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी दो टाइप की होती है कि भाई एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से हो रही है, या फिर इंटरनल जो हम हमारा आर्म कन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से हो रही है, इसमें भी वेरिएशन होता है। लेकिन मैं आपको जनरल आइडिया बता रहा हूँ कि अगर 350 अगर 359 की बात करें तो 359 में सस्पेंडेड होता है अदर आर्टिकल जो हमारे फंडामेंटल राइट के एक्स यहाँ पे एक्सेप्ट आर्टिकल 19। इसके साथ साथ जो है 44 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी इन 1978, उसमें ये कहा गया कि जो आर्टिकल 20 और 21 है, इसमें राइट टू लाइफ मेंशन है, राइट अगेंस्ट डिटेंशन मेंशन है, तो यहाँ पे जो आर्टिकल 20 और 21 है, तो ये आर्टिकल जो है कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, चाहे वो फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस हो चाहे फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो। तो ये आपने इंपॉर्टेंस याद रखनी है इसकी 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की। और ये इमरजेंसी किस प्रकार की होती है, पहले जो है ना जो इंटरनल डिस्टर्बेंस होती थी ऑब्वियसली ये शब्द यूज होता था, लेकिन इस शब्द को भी हटा दिया है। जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी उसने इस शब्द को हटा के अब आर्म रेबेलियन ला दिया है। ठीक है, ताकि जो है जो मिस हुआ था इंटरनल इमरजेंसी का, इंडिया में एकमात्र इंटरनल इमरजेंसी घोषित हुई थी इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट में, कब, 1975 में। तो ये एक तरीके का मिसयूज था पावर का, इवन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी उसके अगेंस्ट। तो यहाँ पे मिसयूज ऑफ पावर देखा गया था, इसलिए इस जो इमरजेंसी का जो वर्ड था वहां पे इंटरनल डिस्टर्बेंस उसको हटा दिया गया था और उसको रिप्लेस किया गया था किससे, आर्म कंफ्लिक्ट से। तो यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इमरजेंसी के बेस पे बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू नेशनल कमीशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड क्लास कमीशन जो आपको ओबीसी के रिगार्डिंग बना था 2017 में, उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। तो तीन स्टेटमेंट है और पूछिए कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि इट हैज बीन गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, इसको एक संवैधानिक स्टेटस दिया गया है। दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है इट हैज रिप्लेस अनदर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नेम्ड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तीसरी स्टेटमेंट बोल रही है ए न्यू क्लॉज 338B हैज बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये पूछा है। ऑब्वियसली पहली स्टेटमेंट, जैसे मैंने कहा कि जो ओबीसी कमीशन बना है 2017 में, इसको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिला है, तभी तो ये बना है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिला है। अगर आप ओबीसी जनरल कमीशन की बात करें कि ओबीसी की शुरुआत कहां से हुई, तो सबसे पहले केलकर कमेटी बनी थी। केलकर कमेटी बनी थी ओबीसी के रिगार्डिंग, जिसने ओबीसी का डाटा दिया। उसके बाद जो है मंडल कमीशन, आपने सुना हो मंडल कमंडल चला था एक बार पीछे हिस्ट्री में। तो मंडल कमीशन जिसने ओबीसी के रिगार्डिंग डाटा दिया, उसने बोला कि कितने ओबीसी परसेंटेज है इंडिया में, एज सच ओबीसी के रिगार्डिंग डाटा दिया। और उस मंडल कमीशन को लेके आगे इंदिरा साहनी केस हुआ था 1992 के अराउंड। उस इंदिरा साहनी केस के बाद जो है एक बॉडी बनी थी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। और ये जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास थी, ये एक्ट के थ्रू बनी थी, स्टेट्यूटरी बॉडी थी। इस स्टैट्यूटरी बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया इन 2017, इसलिए इसको जो है पहली स्टेटमेंट हम कह सकते हैं कि ये सही है। दूसरी जो स्टेटमेंट बोल रही है कि इस बॉडी ने रिप्लेस किया था कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी को, जो कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास थी। जैसे मैंने कहा कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं थी। स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है, ऐसी बॉडी जो कि
एक एक्ट के थ्रू बनी है। ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के थ्रू नहीं बना, लेकिन प्रोसीजर बहुत डिफरेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है 368 जो हमारी आर्टिकल है ना उसके तहत होती है, तो उसका प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट होता है कंपेयर टू द जनरल अमेंडमेंट, जनरल जो हमारी संशोधन होते हैं। तो यहाँ पे जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन सी? नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास बिफोर 2017। आफ्टर 2017 इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, ठीक है। इट मींस ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। इसके साथ थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि एक न्यू क्लॉज जोड़ा गया 338 बी। ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट यहां तक सही है कि 338 बी जोड़ा गया। इट हैज बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ऑब्वियसली संशोधन हुआ, इस संशोधन के तहत ये आर्टिकल जोड़ा गया। पहले क्या था? पहले जो ओबीसी के कार्य होते थे ना वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट करता था, जो कि किस आर्टिकल के तहत था? 338 के तहत। और 338 ए में क्या है? दैट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। याद होना चाहिए तीन नेशनल कमीशन, 338, 338 ए, 338 बी। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो यहाँ पे आर्टिकल्स पता होने चाहिए आपको। तो यहाँ पे वन एंड थर्ड स्टेटमेंट, दीज टू स्टेटमेंट इज ट्रू, और जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है, बिकॉज ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं थी, पहले क्या थी? स्टैट्यूटरी बॉडी थी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा? दैट इज बी शुड बी द आंसर। जैसे यहाँ पे आर्टिकल्स मेंशन है 338 बी, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसी तरीके से आर्टिकल 366 ये भी क्लॉज इंपॉर्टेंट है, जो कि डेफिनेशन दे रहा है इसकी कि भाई होते क्या है, जो ओबीसी है, सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास है, उसको एक तरीके से डिफाइन किया गया है इंसर्टिंग क्लॉज दिस, ठीक है। इसमें इसके साथ साथ जो बिल ने इंट्रोड्यूस किया है, जो पहले ऑब्वियसली इसमें संशोधन लाया गया, नेशनल कमीशन जो बना था, जैसे मैंने कहा जो इंदिरा साहनी केस हुआ था, इंदिरा साहनी केस के बाद ये कमीशन बना था, स्टैट्यूटरी बॉडी थी, और इसको चेंज करके जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इसको एक संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। और कौन सी अमेंडमेंट थी ये? दैट इज 123rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया था, ठीक है। उसके तहत जो है इसमें कौन सी अमेंडमेंट के तहत अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें तो दैट इज 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसमें जो है ये कमीशन बना था ओबीसी के लिए, जो है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज कंसर्न विद रेगुलरिटी एंड इकोनॉमी ऑफ एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर से कौन सी? एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। जो कोई ऐसी कौन सी कमेटी है जो खर्चा देख रही है कि सरकार किस किस स्कीम पे कितना खर्चा कर रही है, या फिर सरकार के जो बजट है वो कहाँ पे स्पेंड हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी कमेटी बनी है जो इसके रिगार्डिंग डाटा रखती है? तो यहाँ पे 4 कमेटीज के नाम मेंशन है। पार्लियामेंट में 2 प्रकार की कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी होती है और एक दूसरी कमेटी होती है। स्टैंडिंग कमेटीज के भी बहुत टाइप होते हैं। पार्लियामेंट में बहुत टाइप की कमेटीज बनी होती है। कोई बिल आ रहा है तो लोकसभा में आ रहा है, राज्यसभा में आ रहा है, लेकिन उस बिल की जो है पहले डिस्कशन होती है कमेटीज के अंदर। पहले अगर लोकसभा में बिल आ रहा है तो लोकसभा पास करेगी उस बिल को, या फिर लोकसभा उस बिल को कमेटी के पास डायरेक्टली भी भेज सकती है कि कमेटी डिस्कस करे उस बिल को, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर होता है कि मान लो लोकसभा जो है कमेटी के पास बिल को भेज रही है, तो कमेटी डिस्कशन करती है उस बिल के रिगार्डिंग कि ये बिल जो है क्या बात कर रहा है, और कमेटी जो है अपने सुझाव देती है कि इस बिल में क्या चीज एडिशन होती है। बिल क्या होता है? बिल एक पर्चा है एक तरीके का, उसमें ये मेंशन है कि भाई किसी स्टेट में कोई स्कीम लानी है, किसी इसमें मतलब कुछ भी चेंज लाना है, कुछ भी डेवलपमेंट का काम करना है, उसके रिगार्डिंग जो है कोई ये बनी हुई है लिस्ट, और उस लिस्ट में क्या क्या चेंजेस लाने हैं इसके रिगार्डिंग ये कमेटी सजेशन देती है। कमेटी में दोनों प्रकार के मेंबर होते हैं, पार्टी के मेंबर भी होते हैं जो विनिंग पार्टी है, एक तरीके की पॉलिटिकल पार्टी मान लो बीजेपी है, लेकिन कांग्रेस के मेंबर भी होंगे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर भी होंगे, और वो अपने सुझाव देते हैं कि किस तरीके से एक बेटर बिल बनाया जा सकता है, और वो कमेटी के सुझाव जो है फिर पार्लियामेंट में डिस्कस होते हैं। तो यहाँ पे कमेटीज मेंशन है कि कमेटी ऑन प्रिविलेजेस है, एस्टिमेट कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, जॉइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। तो इसमें से कौन सी कमेटी जो एक्सपेंडिचर का ध्यान रखती है सरकार के? तो यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो, दैट इज सी। यहाँ पे बात ये नजर में रखनी चाहिए कि यहाँ पे जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है ये कैग के साथ कोलैब करती है, दैट इज कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उस वो जो है इसके साथ जो है हेल्प करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी को इसके रिगार्ड में कि एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग में डाटा, भाई कहाँ पे कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है इस पे ध्यान रहता है। और बाद में जो है जो कैग है इसकी रिपोर्ट को, पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट को आगे जो है किसको ट्रांसफर करता है? दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जो कि प्लेस करता है उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने। तो इस प्रकार से जो अकाउंटेबिलिटी है ना जो एग्जीक्यूटिव की, वो इंश्योर हो रहती है। तो कह सकते हैं हम कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो इंश्योर करती है अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव इन केस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की जो अकाउंटेबिलिटी रखता है ना एग्जीक्यूटिव की, तो वो पब्लिक अकाउंट कमेटी से भी रख सकता है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर के लिए जो कमेटी है वो कौन सी है? दैट इज पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। इस तरीके अगर आप बात करें एस्टिमेट कमेटी की, तो एस्टिमेट कमेटी में ज्यादातर कौन लीड करता है इसमें? दैट इज जो
पार्टी पावर में है उसका ही एक रिप्रेजेंटेटिव इसका प्रेसिडेंट होता है एस्टिमेट कमेटी का। और यहाँ पे 30 मेंबर्स होते हैं और 30 मेंबर्स लोकसभा से ही होते हैं। ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होता है जिसमें मतलब ऐसे डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑब्वियसली ये एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एज एक्सप्रेशन डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये कहाँ है मेंशन? दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट जो कि 1951 में आया था। यहाँ पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को जनरली समझे तो एक एक पर्सन जो है दो पदों का लाभ उठाता है, दैट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। तो यहाँ पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उस रेफरेंस में बात कर रहा हूँ मैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए भी कमेटी बनती है कि जो इसका ख्याल रखती है कि कोई मिस यूज तो नहीं कर रहा है पावर को। अगर वो पावर में है, अगर वो एग्जीक्यूटिव की पावर होल्ड कर रहा है और वो किसी और जगह किसी और कंपनी में भी अपने शेयर रखता है, किसी और इसमें भी अपने शेयर रखता है, तो वहां पे जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्शन ले सकता है उसके अगेंस्ट। तो इस प्रकार से ये ऑफिस फंक्शन करता है, अगर आप जनरली अगर आइडिया दूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड द एवोल्यूशन ऑफ आईएएस आईपीएस एंड अदर ऑल इंडिया सर्विसेज। इसमें कमीशन मेंशन है कि किस कमीशन ने ये मेंशन किया था, ये रिकमेंड किया था कि आईएएस आईपीएस और दूसरी जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उनको हटा देना चाहिए। सरकारिया कमीशन ने, राजमनार कमीशन ने, पुंची कमीशन ने, अशोक मेहता कमीशन ने। अगर आप सरकारिया कमीशन की बात करें, सरकारिया कमीशन सबसे फेमस कमीशन यही है। बना कब था? 1983 में। इसकी रिकमेंडेशन को बहुत ज्यादा मतलब वैल्यू दी जाती है और काफी ज्यादा इंप्लीमेंट भी की जा चुकी है। राजमनार कमीशन की बात करें तो इसने ये बात बोली थी कि हटा देनी चाहिए आईएएस आईपीएस पोस्टें। ठीक है। यहाँ पे एक तरीके से जो सेंटर स्टेट रिलेशन है ना उस पर बात हो रही है कि भाई जो है स्टेट को ज्यादा ऑटोनॉमी देनी चाहिए। तो राजमनार कमीशन उसके फेवर में था, तो इसलिए इसने जो है ये जो सेंटर का दबदबा है उसको कम करने की बात की थी। और आप पुंची कमीशन की बात करते हो, पुंची कमीशन जो है एक तरीके का रिफॉर्म है सरकारिया कमीशन को और एक बेटर वे में प्रेजेंट करना कि भाई थोड़ा सा और संशोधन लाया जा सकता है जो सेंटर स्टेट रिलेशन है। ये तीनों जो कमीशन है ना पहले ये सेंटर स्टेट रिलेशन से डील करते हैं। अशोक मेहता कमीशन जो है आपको पंचायती राज से देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे अशोक मेहता कमीशन की बात करें तो इसने 2 टियर सिस्टम रिकमेंड किया था पंचायती राज लेवल पे। ठीक है। तो ये 1977 में बना है। तो उसका आंसर क्या होना था? दैट इज राजमनार कमीशन। यहाँ पे कुछ कमीशन मेंशन है जो कि बने थे आजादी के बाद। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की बात करें 1966 में बनाए, मोरारजी देसाई जी इसके चेयरपर्सन रहे हैं। उसके बाद राजमनार कमीशन जैसे मैंने कहा 1969 के अराउंड बना है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन आया था 1973 में। वेस्ट बंगाल रेजोल्यूशन आया था 1977 में। सरकारिया एंड पुंची कमीशन 1983 एंड 2007 रिस्पेक्टिवली। इसको जो है ए रॉ एसपी के नाम से जो एक ट्रिक है कि इसके नाम से इसको याद किया जा सकता है। ये जो कमीशन है पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, बिकॉज पंचायती राज के अराउंड कमीशन पहले पूछा जा चुका है। उनकी क्रोनोलॉजिकल बेस अरेंजमेंट और कब बने हैं। ठीक है। और उसका प्रेसिडेंट कौन है या फिर चेयरपर्सन कौन है ऐसा भी पूछा जा चुका है। रिकमेंडेशन भी पूछी जा चुकी है। तो हो सकता है कि सेंटर स्टेट रिलेशन के अराउंड जो है कमीशन की रिकमेंडेशन पूछ ली जाए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जैसे अभी बना है ये राजमनार कमीशन के अराउंड, ऐसे ही वेस्ट बंगाल के रेजोल्यूशन के अराउंड बन सकता है। सरकारिया कमीशन जैसे मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट कमीशन यही है, तो इसकी जो रिकमेंडेशन है वो पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो उसको जो है ट्रिक के थ्रू आप याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल के अराउंड स्टेटमेंट है। जो अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट किया जाता है आर्टिकल 76 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट गिवन है और पूछा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है? द पर्सन अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन डू प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस बाय रिमेनिंग ऑन द पोस्ट। वो पर्सन जो है जो अटॉर्नी जनरल इंडिया बनेगा वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए तो सर्व कर ही रहा है ना वो, लेकिन प्राइवेटली भी वो प्रैक्टिस कर सकता है लीगल प्रैक्टिस जब वो सर्व कर रहा है उस दौरान। दूसरी जो स्टेटमेंट बोल रही है ही इज एलिजिबल टू सिट ऑन बोथ द हाउसेज। दोनों हाउसेज पार्लियामेंट के कौन से हैं? राज्यसभा और लोकसभा। उसमें वो बैठ सकता है। और इवन ये स्टेटमेंट बोल रही है कि वट ही कांट सिट ऑन द जॉइंट सिटिंग। जो हाउस की जॉइंट सिटिंग होती है आर्टिकल 108 वो मेंशन कर रहा है जॉइंट सिटिंग के बारे में कि वो जॉइंट सिटिंग में नहीं बैठ सकता। ये ऐसा ये स्टेटमेंट बोल रही है। थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग इट इज मैंडेटरी पे गौर करना। इट इज मैंडेटरी फॉर अटॉर्नी जनरल टू रिजाइन फ्रॉम हिज और हर पोस्ट व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच अपॉइंट हिम और हर चेंजेस। जब गवर्नमेंट बदलती है ना, गवर्नमेंट बदलती है तो अटॉर्नी जनरल जो अपॉइंट हुआ है, जो लीगल एडवाइजर अपॉइंट हुआ है, जो हाईएस्ट लीगल एडवाइजर है गवर्नमेंट का जो अपॉइंट हुआ है उसको भी बदलना मैंडेटरी है। वो भी मैंडेटरी चेंज होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें पूछा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट जैसे मैंने कहा कि जो है प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है, इट मीन पहली स्टेटमेंट सही है। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है बाय रिमेनिंग इन पोस्ट। ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन जो दूसरी दो स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट जो सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है कि वो जो है जॉइंट सिटिंग में नहीं बैठ सकता, ऐसा कुछ नहीं है। वो जॉइंट सिटिंग में भी बैठ सकता है
और दोनों हाउसेज में भी बैठ सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट गलत है। द ओनली थिंग जो वो नहीं कर सकता दैट इज़ वोटिंग, उसके पास वोटिंग का राइट नहीं है। इसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है कि ये मैंडेटरी है कि बदलना पड़ेगा, मैंडेटरी नहीं है, ये एक कन्वेंशन है, ठीक है? ये कन्वेंशन है कि अटॉर्नी जनरल जो है चेंज होता है आफ्टर द चेंज इन गवर्नमेंट, जब चेंज होती है गवर्नमेंट तो उसके साथ अटॉर्नी जनरल भी चेंज होता है, जैसे कन्वेंशन है, ठीक है? तो मैंडेटरी नहीं है कोई। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है एंड द रेस्ट ऑफ द टू स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या होगा? वन ओनली। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें, जैसे मैंने कहा 76 आर्टिकल है, हाईएस्ट ऑफिसर होता है, लॉ हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है कंट्री का, और प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है? लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं लड़ सकता। और जैसे-जैसे गवर्नमेंट बोलती है, जो गवर्नमेंट के मुद्दे होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है ये कोर्ट में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसी के बिल पे चलता है ये। होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, और सबमिट भी करता है रेजिग्नेशन किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। क्वालिफिकेशन एक सुप्रीम कोर्ट के जज की होल्ड करता है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑब्वियसली। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और वो जो है यहाँ पे उसकी स्पेशल कुछ राइट्स मेंशन है कि उसके क्या-क्या राइट है। वो ऑल ओवर इंडिया जितने भी इंडिया के कोर्ट्स है, वहाँ पे अपीयर हो सकता है, वहाँ पे एज़ एन ऑडियंस अपीयर हो सकता है, एज़ ए ऑडियंस, ठीक है? इसके साथ-साथ उसको इम्यूनिटीज़ है, उसको प्रिविलेजेस है, जो प्रिविलेजेस एक एमपी को है, वही प्रिविलेजेस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, जितने भी हाउसेज़ हैं हमारे, दोनों हाउसेज़, उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है? दोनों हाउसेज़ में, इवन कमिटीज़ में भी, उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकता है। जॉइंट सिटिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन उसको वोटिंग राइट नहीं है। ये याद रखना है आपने। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को वोटिंग राइट नहीं है, बाकी वो पार्टिसिपेट कर सकता है, इवन बोल भी सकता है, डिबेट भी कर सकता है, हर चीज कर सकता है, वोटिंग राइट नहीं है। तो यहाँ पे ये चीजें जो है पूछी गई थी आपसे 2019 के पेपर में, पॉलिटी से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं। तो आने वाले टाइम में जब आप प्रिपरेशन करो, तो इन क्वेश्चन को देख के करना कि किस तरीके के पॉलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, तभी आप जो है एक प्रॉपर अप्रोच के साथ जो है इस पेपर को डील कर पाओगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।